दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। बात को समझो भाई साहब, दबा दो। अरे घंटी दबा दो मेरे भाई, मजा आ जाएगा अगर आपने घंटी दबा दी तो। ईद पर दो फिल्में रिलीज होने वाली थी, टॉक्सिक और धुरंधर 2। लेकिन टॉक्सिक वालों को पता चल गया था कि धुरंधर 2 टॉक्सिक को बर्बाद कर देगी। यही वजह है कि टॉक्सिक वाले भाग खड़े हुए हैं। अब टॉक्सिक वालों ने ऐलान किया है कि उनकी फिल्म रिलीज होगी 5 जून को, और 5 जून वही तारीख है जिस दिन एक और फिल्म रिलीज होने वाली थी जिसका नाम है जवानी तो इश्क होना ही है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये फिल्म किसकी है? ये फिल्म है दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार वरुण धवन की जिसके छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वरुण के भाई रोहित धवन ने, जिसने एक से एक वाहियात फिल्म बनाई है अब तक। उसकी जितनी भी फिल्में आज तक आई हैं सबकी सब सुपर डुपर डिसास्टर हैं। तो पहले से ही सारी दुनिया को पता है कि भाई इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। लेकिन कमाल यह है कि अब उसी डेट को टॉक्सिक भी रिलीज हो रही है। एक कहावत है कि सर मुंडाते ही ओले पड़ना। तो अब वरुण के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो इस डेट को छोड़कर भाग जाए। लेकिन भागे कहां? आगे भी जो अच्छी अच्छी डेट्स हैं उन सभी पर फिल्में रिलीज हो रही हैं। तो या तो वरुण को अपनी फिल्म किसी ऐसी डेट पर रिलीज करनी होगी जहां पर कोई और फिल्म रिलीज ना हो रही हो, और अगर किसी अच्छी डेट पर रिलीज होनी है जहां पर छुट्टियां मिल जाए तो वहां किसी ना किसी फिल्म के साथ भिड़ना होगा। और वरुण बेचारा इस पोजीशन में नहीं है कि किसी के साथ कंपटीशन कर सके, किसी के साथ भिड़ सके, क्योंकि जो पब्लिक है वो ऐसा मानती है कि वरुण धवन एक थोपा हुआ एक्टर है, वरुण धवन एक जबरदस्ती का एक्टर है। वरुण धवन को पब्लिक बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन बॉलीवुड वालों ने कसम खाई हुई है कि वो इसके साथ फिल्म बनाते रहेंगे। तो अब हमें इंतजार करना होगा कि वरुण धवन अपनी फिल्म को कब रिलीज करने वाला है। मिलाप भाई भूषण कुमार के लिए एक फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे जिसमें हीरो था टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल। फिल्म की शूटिंग चालू होने ही वाली थी। 15-20 दिन पहले मिलाप और भूषण का झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है ये मैं नहीं बताना चाहूंगा। तो भूषण ने मिलाप से कहा कि भाई साहब आप जाइए, मुझे आपसे फिल्म डायरेक्ट नहीं करानी है, मुझे आपके साथ आगे काम नहीं करना है। एक अच्छा सक्सेसफुल डायरेक्टर है, मेरा क्लोज दोस्त है, उसको फोन किया गया, उसको बुलाया गया टी सीरीज में इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए। मैं अपने उस फ्रेंड डायरेक्टर का नाम नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं उसका नाम बताऊंगा तो उसको नुकसान होगा। वो भूषण के पास गया और भूषण ने उससे कहा कि देखो भाई, ये फिल्म बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्योंकि ये जो कहानी है ये बहुत ही कमाल की कहानी है। तो पहले तुम इस कहानी को पढ़ लो, उसके बाद पैसों की बात करेंगे। डायरेक्टर ने कहा कि सर ठीक है, मुझे कहानी दे दीजिए, 2-4 दिन का टाइम दे दीजिए। डायरेक्टर ने उस कहानी को पढ़ा और उस कहानी को पढ़ते ही कोमा में चला गया। 2 दिन के बाद डायरेक्टर होश में आया और डायरेक्टर ने कहा कि ये मैंने क्या पढ़ लिया यार, ये कौन सी कहानी थी जिस पे भूषण साहब फिल्म बनाना चाहते हैं। डायरेक्टर साहब सीधे भूषण के ऑफिस गए और उनसे कहा कि सर मैंने कहानी पढ़ ली, और कहानी पढ़ते ही मैं कोमा में चला गया था। आज 2 दिन के बाद होश में आया हूं तो आपके पास आया हूं, और सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर भी पकड़ता हूं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस कहानी पर फिल्म नहीं बना सकता। भूषण ने डायरेक्टर से कहा कि भाई साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मिलाप ने मुझसे कहा है कि ये कहानी बहुत ही कमाल की कहानी है, ये एक ऐसी कहानी है जिस पर फिल्म ब्लॉकबस्टर बनेगी, इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक नहीं सकता। डायरेक्टर ने कहा कि सर अगर ये बात है तो आप मिलाप को ही बुला लीजिए, मिलाप को ही कहिए कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर ले, मैं तो नहीं करूंगा सर। भूषण ने कहा कि मैं आपको कुछ पैसे ज्यादा दे दूंगा लेकिन आप डायरेक्ट कर लो। डायरेक्टर ने कहा कि सर अगर आप मुझे 25 करोड़ रुपए भी देंगे तब भी मैं इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि अगर मैंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया तो यह फिल्म डिसास्टर हो जाएगी और मेरा करियर यहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो भूषण साहब बस मुझे आप इस फिल्म के लिए माफ कर दीजिए, फ्यूचर में हम दोनों साथ में काम जरूर करेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूं कि फिर टाइगर ने जब ये कहानी मिलाप से सुनी थी तो उस बेचारे को ऐसा क्यों लगा था कि ये कहानी बहुत ही कमाल की कहानी है।
जब विद्युत ने इस कहानी को सुना होगा तो उस बेचारे को ऐसा क्यों लगा था कि ये कहानी बहुत ही कमाल की कहानी, ये फिल्म हिट होने वाली है। भूषण कुमार जो जीनियस कहता है अपने आप को, उस जीनियस को इस कहानी को सुनने के बाद ये पता क्यों नहीं चला था कि ये बहुत ही वाहियात कहानी है, इस पर फिल्म नहीं बन सकती और अगर बनेगी तो डिसास्टर ही होगी। तो कहने का मतलब यह है कि टाइगर श्रॉफ बहुत ही लक्की है कि ये फिल्म नहीं बन रही है। भूषण ने मिलाप को निकाल दिया है और यह फिल्म बंद हो गई है। जाहिर सी बात है कोई और डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट कभी नहीं करेगा क्योंकि कहानी ही बहुत खराब है। तो अब आप गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि ये फिल्म अब कभी नहीं बनेगी। कार्तिक आर्यन की एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है आशिकी 3। आशिकी 3 नाम बताया जा रहा है, लेकिन ये फिल्म आशिकी 3 नाम से रिलीज नहीं हो सकती क्योंकि आशिकी और आशिकी 2 मुकेश भट्ट और भूषण कुमार ने मिलकर बनाई थी, तो ये टाइटल दोनों का है। यही वजह है कि आशिकी 3 ना तो भूषण साहब यूज कर सकते और ना तो भट्ट साहब यूज कर सकते। तो भूषण को इस फिल्म को रिलीज करने के लिए कोई और टाइटल ढूंढना पड़ेगा। क्या टाइटल होगा अभी नहीं पता है, लेकिन मैं इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी इनसाइड स्टोरी आपको बताना चाहता हूं जिसको आपको कोई नहीं बता सकता। एक्चुअली भूषण ने मोहित सूरी को साइन किया था इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए कार्तिक आर्यन के साथ। मोहित के पास एक कोरियन फिल्म थी, उसने वो फिल्म भूषण कुमार को दिखाई। भूषण को वो फिल्म बहुत पसंद आई और भूषण ने कहा कि भाई डन, हम इस फिल्म को बना रहे हैं। इसी बीच मोहित की फिल्म एक विलन 2 रिलीज हो गई और डिसास्टर हो गई। उस फिल्म के डिसास्टर होते ही भूषण ने कहा कि भाई मैं मोहित के साथ फिल्म नहीं बनाऊंगा क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो ये भी फ्लॉप हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड के ज्यादातर लोग इसी तरह सोचते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक कहानी खराब है तो उसको कोई भी डायरेक्टर बनाए वो फिल्म तो फ्लॉप ही होगी, वो फिल्म हिट नहीं हो सकती। तो अगर एक विलन 2 फ्लॉप हो गई थी तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि मोहित सूरी को डायरेक्शन नहीं आता, मोहित एक अच्छी फिल्म नहीं बना सकता। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बॉलीवुड वाले इसी तरह सोचते हैं। तो भूषण ने कहा कि मैं मोहित के साथ ये फिल्म नहीं बनाऊंगा बल्कि ये फिल्म मैं अनुराग बासु के साथ बनाऊंगा। वही अनुराग बासु जिसकी पिछली 5 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं। अच्छा, अनुराग बासु को भी उस कोरियन फिल्म के बारे में पता था। तो भूषण ने अनुराग से कहा कि भाई मोहित के साथ मैंने एक फिल्म देखी थी और उसी फिल्म को मुझे बनाना है। अनुराग ने कहा कि कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, वो फिल्म मैं देख चुका हूं, मुझे अच्छी तरह पता है, तो उसी फिल्म पर मैं आशिकी 3 बना देता हूं। तो जब भूषण ने मोहित के साथ काम करने से मना कर दिया तो मोहित उस फिल्म को लेकर आदि चोपड़ा के पास चला गया। आदि उस फिल्म को बनाने के लिए एग्री हो गया और मोहित सूरी ने बनाना शुरू कर दिया फिल्म सैयारा। यह बात भूषण और अनुराग बासु दोनों को नहीं पता था। तो ये भी उसी कोरियन फिल्म को बना रहे थे और मोहित भी उसी कोरियन फिल्म को बना रहा था। अनुराग बासु वो डायरेक्टर है जो किसी भी फिल्म की 250-300 दिन से कम की शूटिंग करता ही नहीं है। ये भाई वो डायरेक्टर है जो स्क्रीन प्ले तो लिखता ही नहीं है, तो जो इसकी मर्जी में आता है शूट करता रहता है, एडिट करता रहता है, टाइम वेस्ट करता रहता है। जाहिर सी बात है मोहित ने उस फिल्म को फटाफट बनाया, रिलीज कर दिया, सैयारा बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई। अब अनुराग बासु क्या करे, उस कहानी को चेंज कर दे? कैसे कर दे? ऑलरेडी तकरीबन 150 दिन की शूटिंग कर चुका है, तो जो शूट हो चुका है उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इन दोनों फिल्मों में इतना अंतर जरूर है कि मोहित सूरी ने उस फिल्म को ओरिजिनल रखा था, तो जाहिर सी बात है फिल्म में बार बार लड़की भूल जाती है, लड़की को याद नहीं रहता कि वो कौन है। लेकिन अनुराग बासु की फिल्म में लड़का भूल जाता है कि वो कौन है, यानी कि उसकी याददाश्त चली जाती है। लेकिन इतना सा अंतर होने के बाद ये दोनों फिल्में अलग अलग तो नहीं होती। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब कभी आशिकी 3 रिलीज होगी तो क्या लोग ये कहेंगे कि ये तो सैयारा की कॉपी है या नहीं कहेंगे? आशिकी 3 हिट होगी या फ्लॉप होगी? फिल्म भागम भाग 2 बन रही है जिसमें है अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी और परेश रावल। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है राज शांडिल्य जिसने ड्रीम गर्ल बनाई थी। इस फिल्म की शूटिंग 1 हफ्ते के बाद लखनऊ में चालू होने वाली थी, लेकिन अचानक शूटिंग शेड्यूल कैंसिल हो गया है। वजह यह बताई गई है कि राज ने एकता कपूर से एनओसी नहीं लिया। अब आप कहेंगे कि भाई ये एनओसी क्या बला है? एक्चुअली एकता ने ही राज को डायरेक्टर बनाया है, उसी ने राज की पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी और एकता ने उस वक्त राज को 3 फिल्मों के लिए साइन किया था। तो राज ड्रीम गर्ल और ड्रीम गर्ल 2 एकता के लिए बना चुका है, लेकिन तीसरी फिल्म बाकी है। तो राज एकता के लिए तीसरी फिल्म बनाने से पहले कोई और फिल्म डायरेक्ट नहीं कर सकता। लीगली अगर राज को किसी और निर्माता की फिल्म डायरेक्ट करनी है तो उसको एकता से पूछना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा। और बताया जा रहा है कि एकता से एनओसी नहीं लिया गया, बस यही वजह
गया है कि एकता ने राज को लीगल नोटिस भेज दिया है और इसी वजह से इस फिल्म की शूटिंग कैंसिल कर दी गई है। जब राजपाल जेल गया था तो सोनू सूद ने ऐलान किया था कि वो राजपाल को एक फिल्म की साइनिंग अमाउंट दे रहा है, क्योंकि सोनू जल्दी ही एक फिल्म बनाने वाला है और उसमें राजपाल को वो रोल दे रहा है। और सोनू ने यह भी कहा था कि सभी बॉलीवुड वालों को राजपाल यादव को साइनिंग अमाउंट देनी चाहिए और जब वो जेल से बाहर आए तो उसको अपनी फिल्म में काम देना चाहिए। 2-4 दिन के बाद ही राजपाल जेल से बाहर आ गया था और जब उसको पता चला कि सोनू ने ऐसा ऐसा कहा है तो राजपाल गुस्सा हो गया, भड़क उठा और राजपाल ने सोनू सूद को खूब खरी खोटी सुनाई। यानी कि राजपाल ने पूरी दुनिया को बता दिया कि सोनू सिर्फ ड्रामा कर रहा है पब्लिसिटी के लिए। अब जाहिर सी बात है राजपाल की इस बात से सोनू सूद को बहुत नुकसान हुआ। लोगों को पता चल गया कि सोनू खाली ड्रामा कर रहा है पब्लिसिटी के लिए, सोनू कोई हेल्प नहीं कर रहा है, सोनू के पास तो खुद ही फिल्म नहीं है, वो बेचारा राजपाल को कहां से फिल्म देगा। तो सोनू ने अपनी इज्जत बचाने के लिए राजपाल को कॉल किया कि भाई साहब हम मिलते हैं, वहां मीडिया को बुला लेते हैं और मीडिया के सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे कि हम दोनों दोस्त हैं। मेरी बहुत भारी बेइज्जती हो गई इस बात से, तो आप मेरे साथ ऐसा ना करें। तो ये दोनों कहीं किसी कॉफी शॉप पर मिले और वहां मीडिया को भी बुलाया। मीडिया के सामने ये दोनों साथ में आए और मीडिया को बताया कि देखो भाई हम दोनों दोस्त हैं, हम में कोई झगड़ा नहीं है। पीछे हुआ है थोड़ा सा। लेकिन सोनू भाई आप में झगड़ा है या नहीं है, आप दोस्त हो या दुश्मन हो, इस बात से पब्लिक को क्या फर्क पड़ता है? पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप राजपाल के दोस्त हो या दुश्मन हो। पब्लिक को इस बात से लेना देना था कि आप राजपाल के लिए क्या कर सकते हो। जब आपके पास फिल्म नहीं है तो जाहिर सी बात है पब्लिक को पता है कि आप राजपाल को फिल्म कहां से दोगे। यानी कि जो आप कर रहे थे वो सिर्फ ड्रामा कर रहे थे। और सोनू सूद हर जगह हर बात के लिए पब्लिसिटी लेना नहीं भूलता। आप सभी जानते हैं कि गल्फ में वार चल रहा है, बहुत सारे इंडियन दुबई में फंसे हुए हैं। सोनू ने एक वीडियो रिलीज किया और कहा कि दुबई में जो लोग भी फंसे हुए हैं वो मुझे इंस्टा पर मैसेज करे, मैं उनको फ्री अकोमोडेशन दूंगा। सोनू ने वीडियो में एक कंपनी का भी नाम लिया, वो एक छोटी सी कंपनी है दुबई में और उसका ये भाई ब्रांड एम्बेसडर है। तो एक्चुअली उस वीडियो के जरिए ये उसी कंपनी का प्रमोशन कर रहा था, क्योंकि अगर कोई भी आदमी इसको एसएमएस करेगा तो भाई साहब ये एक आदमी को भी अकोमोडेशन नहीं देगा। और जो कंपनी है दुबई में जिसका ये ब्रांड एम्बेसडर है, जिसकी ये पब्लिसिटी कर रहा है, उसका तो आप समझ ही सकते हो कि क्या हो चुका है। उस कंपनी के बारे में मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग भी हमारे हिंदुस्तानी या किसी भी नेशनैलिटी के लोग फंसे हुए हैं दुबई के अंदर, आप प्लीज़ मुझे डीएम कीजिए ऑन इंस्टाग्राम या फिर @दुगास्ता प्रॉपर्टीज़ पे डीएम कीजिए। वी विल मेक श्योर दैट यू गेट अ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे टिल यू रीच योर कंट्री। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस आदमी ने उनके नाम पर भी पब्लिसिटी लेनी चाहिए जो बेचारे दुबई में फंसे हुए हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस तरह का आदमी है। इस आदमी को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं भाई साहब। ये वो आदमी है कि ये अपना बुखार भी किसी को नहीं देगा, हेल्प करना तो बहुत दूर की बात है। इसने कोरोना काल में लोगों की हेल्प किस तरह से की है वो मैं आप लोगों को अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये क्या ड्रामा करता है हेल्प के नाम पर वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन यहां मैं ये क्लियर कर देता हूं कि ये वो आदमी है जो अपनी जेब से एक सिंगल पैनी किसी के लिए खर्च नहीं करेगा, किसी की हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। आप में से 98% लोग ऐसा समझते हैं कि अगर कोई एक फिल्म बन गई है तो वो रिलीज बड़ी आसानी से हो जाती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉलीवुड में आज की तारीख में कम से कम 100 फिल्में बनकर पड़ी हुई हैं जो रिलीज नहीं हो रही है, जिनको कोई भी रिलीज नहीं करना चाहता, जिनके राइट्स कोई फ्री में भी लेना नहीं चाहता। सभी 100 फिल्मों का नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 10 फिल्मों के नाम मैं आपको बताता हूं। पहली फिल्म का नाम है टोस्टर। इसका हीरो है राजकुमार राव, हीरोइन है सानिया मल्होत्रा। आपको ऐसा लगता होगा कि अगर किसी फिल्म में राजकुमार और सानिया है तो उसका रिलीज होना तो पक्का ही है, लेकिन नहीं भाई साहब, इसको रिलीज करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजकुमार और सानिया की क्या मार्केट है। दूसरी फिल्म का नाम है पंच तत्वों की चोरी। नाम ही अजीब है, मैं भी नहीं ले पा रहा हूं तो पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसका हीरो है रणदीप हुड्डा और संजय मिश्रा। कोई भी इस फिल्म को फ्री में भी रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। और आप किसी फिल्म को लेकर रणदीप के पास जाओ तो रणदीप कहेगा कि वो एक सुपरस्टार है, वो लेगा कम से कम 10 करोड़ रुपए। आप अंदाजा
लगाइए, वही आदमी जिसकी फिल्म बनकर पड़ी हुई है और कोई फ्री में रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो बॉलीवुड में एक्टर है वो अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो अपने आप को क्या समझते हैं, ये इस बात का सबूत है। तीसरी फिल्म है पेंट हाउस। इसका हीरो है बॉबी देओल और अर्जुन रामपाल। इन दोनों के पास आप जाइए, ये आपको ये बताना नहीं भूलेंगे कि ये दोनों ही सुपरस्टार हैं। लेकिन इन दोनों की ये फिल्म बनकर तैयार पड़ी हुई है रिलीज के लिए, और कोई भी इसके राइट्स फ्री में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी इस फिल्म पर 3 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है इसको रिलीज करने के लिए। इतने बड़े सुपरस्टार हैं ये दोनों। बताओ साला। चौथी फिल्म है वो लड़की है कहां। हीरोइन है पेप्सी पन्नू और हीरो है प्रतीक गांधी। तकरीबन 2 साल पहले यह बताया जा रहा था कि प्रतीक गांधी आने वाले वक्त का सुपरस्टार है। तो यह फिल्म बनकर तैयार पड़ी हुई है। कोई भी इस फिल्म के राइट्स रद्दी के भाव में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी इस फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। ये है पेप्सी पन्नू की मार्केट और गांधी की मार्केट। छठी फिल्म है पूजा मेरी जान। इसकी हीरोइन है मुनाल ठाकुर। आप सभी देख रहे हैं कि मुनाल बड़ी बड़ी फिल्में कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मुनाल की इस फिल्म को कोई भी रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। एक हीरोइन है राधिका मदन, उसके साथ भी किसी भाई ने एक फिल्म बनाई है सना, ये भी बनकर तैयार पड़ी हुई है और कोई भी इस फिल्म को OTT पर भी रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। थिएटर की तो बात ही छोड़ दीजिए। यानी कि जिस भाई ने राधिका मदन पर 15-20 करोड़ रुपए लगाए हैं उसके तो चले गए गटर में। अगली फिल्म है श्लोक। इसका हीरो भी बॉबी देओल है। एक्चुअली जब फिल्म एनिमल रिलीज हुई, हिट हो गई, तो बहुत लोगों ने ये मान लिया था कि बॉबी देओल बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। और मैं लोगों को आगाह कर रहा था कि भाई साहब ये कोई सुपरस्टार नहीं है, इस बेचारे को ऐसे छोटे छोटे रोल्स ही मिलेंगे। आप बॉबी देओल को सुपरस्टार मानकर इसके साथ फिल्म मत बना लेना, अपने पैसे बर्बाद मत कर लेना। लेकिन कुछ लोगों ने बॉबी देओल के साथ फिल्में बना डाली। तो उन्हीं में से एक फिल्म ये है जिसको आज की तारीख में कोई भी फ्री में भी रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब थिएटर की तो बात ही छोड़ दीजिए, OTT पर भी कोई रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है, टीवी पर भी कोई रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। अगली फिल्म है रेपिस्ट। इसका भी हीरो सुपरस्टार अर्जुन रामपाल है। सुपरस्टार अर्जुन ये कहता है मुझसे बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कोई है ही नहीं। और हीरोइन है कोनकोना सेन शर्मा। इस फिल्म को भी कोई रद्दी के भाव में खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जिसने भी इस फिल्म पर तकरीबन 20 करोड़ रुपए लगाए हैं वो बर्बाद हो गया है, लुट गया है, खत्म, बाय बाय टाटा। अगली फिल्म है सुस्वागतम। इसका हीरो है पुलकित सम्राट और हीरोइन है कटरीना की बहन। यह फिल्म भी कई साल से बनकर पड़ी हुई है। कोई भी इस फिल्म को फ्री में भी रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। एक फिल्म बनी है जिसका नाम है नखरे वाली। जो इस फिल्म का निर्माता था वो बेचारा कहीं बाहर से आया था फिल्म बनाने के लिए। उसने नए एक्टरों को लेकर ये फिल्म बना डाली और इस पे 10-15 करोड़ रुपए लुटा डाले। बात खत्म, टाटा बाय बाय। अब ये फिल्म कभी रिलीज नहीं होगी। एक और फिल्म बनकर तैयार पड़ी हुई है जिसका नाम है भीमा कोरेगांव। इस फिल्म का हीरो भी द सुपरस्टार अर्जुन रामपाल है और हीरोइन है सनी लियोनी। इस फिल्म के राइट्स भी कोई फ्री में लेने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि इस फिल्म पर जिस निर्माता ने तकरीबन 25 करोड़ रुपए लुटाए हैं वो बर्बाद हो गया है, सड़क पे आ गया है। बहुत अच्छा हुआ। अगली फिल्म का नाम है रिस्की रोमियो। ये फिल्म भी बनकर पड़ी हुई है। इसकी हीरोइन है कृति और हीरो है सन्नी सिंह। जो इस फिल्म का निर्माता है उसको ऐसा लग रहा था कि कृति से बड़ी एक्ट्रेस तो बॉलीवुड में कोई है ही नहीं। तो उस भाई ने इस फिल्म पर तकरीबन 30-35 करोड़ रुपए लुटा दिए हैं। अब इस फिल्म के राइट्स कोई फ्री में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई टीवी पर भी फ्री में रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। थिएटर की तो बात ही छोड़ दीजिए। यानी कि जिस निर्माता ने इस फिल्म को बनाया है वो मुंबई आया था प्लेन में बैठकर, अब चप्पल पहनकर ट्रेन में बैठकर घर वापसी जाएगा। समझ गए आप? तो ये है बॉलीवुड भाई साहब। वरुण धवन जिसके छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, जिसकी हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, वो पब्लिक पर थोपा हुआ वो हीरो है जिसकी पिछली 10 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर है लाइन से। इन फिल्मों के नाम है बवाल, जुग जुग जियो, कुली नंबर 1, कलंक, अक्टूबर, भेड़िया, थामा, सुई धागा, बॉर्डर 2 और SSKT के। ये नाम इतना लंबा है कि पूरा नहीं ले सकता। तो आप जरा मुझे बताइए कि वो अपने आप को हीरो कैसे कह सकता है जिसकी लास्ट 10 फिल्में लाइन से सुपर फ्लॉप हैं।
और कोई भी बॉलीवुड वाला उसके साथ फिल्म क्यों बनाता है जिसकी पिछली 10 फिल्में लाइन से फ्लॉप हैं। और 11वीं फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है जिसको इसके भाई रोहित धवन ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है टिप्स वालों ने, जिसका नाम है जवानी तो इश्क होना ही है। अरे भाई साहब, इस बेचारे पे कभी जवानी आई ही नहीं तो इसको इश्क कैसे होगा, वो तो बताओ यार। मतलब कुछ भी क्या कर रहे हो यार आप लोग। अजय देवगन हीरो है लेकिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है भाई साहब। अजय की कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, पावर प्लांट भी है और अजय विस्की भी बनाता है। आप ये ना सोच लेना कि अजय सिर्फ सिगरेट ही बेचता है, गुटखा ही बेचता है, ना ना ना। अजय वो सारी चीजें बेचता है जिनका सेवन करने से इंसान को नुकसान होता है, क्योंकि अजय को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मरता है या जीता है। अजय को पैसे चाहिए, गुटखा बेचना है बेचेगा, गुटखा खाने से कौन मरता है कौन नहीं मरता उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिगरेट बेचनी है बेचेगा, सिगरेट पीने से किसको क्या नुकसान होता है, कैंसर होता है नहीं होता है, कौन मरता है कौन बचता है, अजय को इससे कोई लेना देना नहीं है। अजय विस्की भी बनाता है और पिछले 4 महीने में तकरीबन 9000 बोतल बेची है इस भाई ने। और 9000 बोतल बेचने के बाद अजय को फायदा हुआ है तकरीबन 4 CR प्लस का। तो अजय चारों तरफ से माल बना रहा है, चारों तरफ से छाप रहा है, पब्लिक मरे या जिए अजय को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही जा रहे हो अजय भाई, आप पैसा छापो, फिक्र मत करो कौन जिंदा है कौन मर गया। रजनीकांत साहब कितने सिंपल रहते हैं, जरा ये वीडियो देख लीजिए। देख लिया भाई साहब, ये रजनीकांत साहब हैं। ये रजनीकांत साहब हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। इसे कहते हैं किस्मत। अगर कोई रजनीकांत जैसा लड़का ये कहे कि मैं हीरो बनूंगा तो शायद उसके पड़ोसी भी उसको गालियां दे, उसके फ्रेंड्स तो उसको बहुत गालियां दे और कहे कि साले अपनी शक्ल शीशे में तो देख ले। लेकिन भाई साहब ये रजनीकांत साहब है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, तो इसे कहते हैं किस्मत। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आप ये नहीं बता सकते कि ऊपर वाले ने किसको क्यों दिया है। विजय एनाकोंडा और रश्मिका का अफेयर बहुत सालों से चल रहा था। फाइनली दोनों ने शादी कर ली और मेरी तरफ से इन दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी कंगना कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कहती रहती है जिसकी वजह से न्यूज में बनी रहती है, कंट्रोवर्सी होती रहती है। कंगना एक प्रोग्राम में गई थी, वहां एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप आदि चोपड़ा, करण जौहर और अनुराग कश्यप में से किसको बढ़िया फिल्म मेकर मानती हो। तो कंगना ने कहा कि इन तीनों में से अगर मैं किसी को बढ़िया फिल्म मेकर मानूं, मेरा स्टैंडर्ड इतना लो नहीं है। इतना लो स्टैंडर्ड आपका हो सकता है क्योंकि आप इन तीनों को बढ़िया फिल्म मेकर मानते हो, लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि आपको एक अच्छी लिस्ट बनानी चाहिए थी। आपको इन तीनों को बढ़िया फिल्म मेकर नहीं कहना चाहिए था। तो कंगना के इस बयान से बिल्कुल क्लियर है कि कंगना इन तीनों को ही घटिया फिल्म मेकर मानती है। कंगना को ऐसा लगता है कि इन तीनों में से किसी को भी फिल्म बनानी नहीं आती। कंगना को ऐसा लगता है कि ये तीनों ही अकल से पैदल हैं, इनको बॉलीवुड में नहीं होना चाहिए। ये कंगना कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। मुझे ब्लेम मत करना इसके लिए। तमिल फिल्मों का सुपरस्टार विजय और तमिल फिल्मों की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस त्रिशा का बहुत दिनों से अफेयर चल रहा था। विजय शादीशुदा है, यही वजह है कि दोनों ऑफिशियली ये नहीं कह रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। फाइनली विजय की पत्नी ने डिवोर्स फाइल कर दिया है। उनका कहना है कि मुझे विजय के साथ नहीं रहना क्योंकि विजय मुझे धोखा दे रहा है, विजय त्रिशा को प्यार करता है। और जैसे ही विजय की पत्नी ने ऑफिशियली ये कहा, डिवोर्स के लिए फाइल किया, वैसे ही विजय और त्रिशा ने ऑफिशियली दुनिया को बता दिया है कि हाँ ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये दोनों एक साथ हैं और अब आगे ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, यानी कि इन दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली है। धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली है, यानी कि ईद पर रिलीज हो रही है और सोलो रिलीज हो रही है। ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि भाई इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस होगा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर में क्या दिखाया गया है, वही दिखाया गया है जिसकी मुझे उम्मीद थी, यानी कि अक्षय खन्ना रहमान डकैत मर गया है और कहानी उसके आगे से शुरू होती है। अब लड़ाई इस बात की है कि उस एरिया का बॉस कौन होगा जिस एरिया का बॉस था अक्षय खन्ना, यानी कि रहमान डकैत। तो रहमान डकैत के बाद वहां गैंगवार होती है और जब फिल्म में रणवीर सिंह है तो जाहिर सी बात है रणवीर का गैंग ही जीतेगा।
रणवीर ही उस एरिया का बाप बनेगा, रणवीर ही उस एरिया का बॉस बनेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात तो हो नहीं सकती। इसके बाद अर्जुन रामपाल को दिखाया गया है जो हिंदुस्तान को गालियां दे रहा है, क्योंकि अर्जुन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का बॉस है, तो जाहिर सी बात है उसको हिंदुस्तान को गालियां ही देनी है। और अगर आदित्य धर हिंदुस्तान को गालियां नहीं देगा तो फिर हिंदुस्तान की पब्लिक का खून कैसे खौलेगा, हिंदुस्तान की पब्लिक उस फिल्म को क्यों देखने जाएगी। इसके आगे भी ट्रेलर में वही खून खराबा है जिसकी मुझे उम्मीद थी, यानी एक्शन ही एक्शन, खूनम खून, मार पीट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से पार्ट 1 में दिखाया गया है कि एक्शन हो रहा है, पीछे गाना चल रहा है, ठीक वैसा ही पार्ट 2 में भी है। फिल्म का हीरो रणवीर सिंह है जो एक इंडियन है जो पाकिस्तान में घुस गया है, जिसको पाकिस्तान को खत्म करना है, तो जाहिर सी बात है वो लड़ेगा भी, पिटेगा भी, पकड़ा भी जाएगा, फिर छूटेगा भी और फिर पाकिस्तान को खत्म भी करेगा। पाकिस्तान को खत्म करेगा तभी तो इंडियन पब्लिक थिएटर में बैठकर जय जयकार करेगी। तो ट्रेलर के आखिर में रणवीर सिंह कहता है कि पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह कर दिया है और अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ इंडिया तय करेगा। पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा ये इंडिया तय करेगा, पाकिस्तान में क्या होगा क्या नहीं होगा ये इंडियन तय करेगा, पाकिस्तानी क्या खाएंगे क्या पहनेंगे ये इंडिया तय करेगा। सही है भाई, मतलब कमाल ये है कि हर फिल्म में इंडियन हीरो पाकिस्तान को तबाह कर देता है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान वैसा का वैसा है, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगली फिल्म में फिर कोई इंडियन हीरो आता है, फिर पाकिस्तान को तबाह कर देता है, फिर भी पाकिस्तान वैसे का वैसा ही रहता है। तो धुरंधर 1 के बाद भी पाकिस्तान वैसे का वैसा ही था, धुरंधर 2 के बाद भी पाकिस्तान वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन आदित्य धर को सैल्यूट करना पड़ेगा, उसको पता है कि आज के वक्त में क्या चलेगा और जो हमारे इंडिया के दर्शक हैं आज उनको क्या देखना है। उनको सिर्फ यही देखना है कि हमारे हीरो ने पाकिस्तान की मां बहन करनी है, पाकिस्तान को बर्बाद करना है, और अगर हमारा हीरो ये करता है तो फिल्म का सुपरहिट होना तय है, गारंटी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि धुरंधर 2 का ये ट्रेलर बहुत ही कमाल है, बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त है। इस ट्रेलर को देखने के बाद हर फिल्म देखने वाला ये कहेगा कि हां उसको ये फिल्म देखनी है, यानी कि धुरंधर 2 सुपरहिट होनी है, ब्लॉकबस्टर होनी है। एक निहायत ही बेशरम, घटिया, जलील, वाहियात, अश्लील सिंगर है जिसका नाम है बादशाह। हनी सिंह और बादशाह में बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा है और इन दोनों में कंपटीशन है कि ज्यादा से ज्यादा घटियागिरी कौन कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा अश्लील कौन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोवर्सी कौन कर सकता है। तो बादशाह ने अपना नया गाना रिलीज किया है और उसमें दिखाया है कि छोटी छोटी लड़कियां डांस कर रही है, स्कूल की लड़कियां हैं जो डांस कर रही हैं। बादशाह ने उन बच्चों को देखते हुए कहा है कि आया बादशाह इनकी डोली चढ़ाने और इनको घोड़ी बनाने, यानी कि बादशाह का यह कहना है कि जो स्कूल की बच्चियां हैं उनको घोड़ी बनाकर ये उनकी लेगा। आप मुझे बताइए, अगर एक सिंगर ऐसी घटिया हरकतें कर रहा है कि वो इंडिया की छोटी छोटी बच्चियों को यह कह रहा है कि मैं इनकी घोड़ी बनाकर लूंगा, तो ये कितना ऑब्जेक्शनेबल है, ये कितनी घटिया हरकत है। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे ने इस आदमी पर एफआईआर करनी चाहिए, हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे ने इस आदमी का बॉयकॉट करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं अगर बॉलीवुड वालों को शर्म है तो उनको ये कसम खानी चाहिए कि उनमें से कोई भी इस घटिया आदमी के साथ फ्यूचर में काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने बादशाह को माफ कर दिया, ऐसे ही जाने दिया कि छोड़ दो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये आदमी आगे चलकर इससे भी ज्यादा घटिया हरकत करेगा। मेरा नया गाना टिटिरी रिलीज़ हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है उससे कई लोगों को, खासकर मेरे अपने हरियाणा के लोगों को, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी की जिम्मेदारी है इसके खिलाफ खड़े होने की, इसके खिलाफ एक्शन लेने की। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।